जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच में जो पीस समझौता है वो इलेक्ट्रॉनिकली तो हो चुका है, लेकिन फ्राइडे को स्विट्जरलैंड में वो फॉर्मली साइन हो जाएगा। लेकिन ये भी बात इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान में नहीं, जेनेवा में हो रहा है। तो पाकिस्तान भी बेचारा किसी आया हुआ है, उसको लग रहा है कि कतर उनका जो क्रेडिट है वो चुरा रहा है। लेकिन इस सब में जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉक होने से ग्लोबल इकोनॉमी, ऑयल शॉक और ये सारी चीजें हुई थी, वो फाइनली खुल रहा है। तो ऑफ कोर्स बड़ा लंबा ब्लॉकेड है, उसको क्लियर होने में भी थोड़ा समय लगेगा। और साथ ही इस सब में चाहे न्यूक्लियर एनरिचमेंट की बात हो, इसराइल की जो नागवारी है इस पूरे समझौते को लेकर, और कैसे इस शांति समझौते से ईरान कहीं ना कहीं एक विनिंग पोजीशन में नजर आ रहा है। और इनफैक्ट ये इसराइल की तरफ से भी कहा गया है कि ये तेल अवीव और अगर अमेरिका के लिए देखें तो कहीं ना कहीं ये एक हार के तौर पर नजर आता है, और ये ईरान की जीत के तौर पे देखा जा सकता है जिस तरह से ये समझौता हुआ है। और इसमें कई सारे ऑफकोर्स 14 पॉइंट्स हैं, इनको हम थोड़ा डिटेल से समझेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बार फिर से मौजूद है हमारे शो पर हमारे आज के खास मेहमान कमर आगा साहब। बहुत स्वागत है सर आपका एक बार फिर से। जय हिंद, नमस्कार। जी नमस्कार, जय हिंद। सर, फाइनली प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान के साथ शांति समझौता कर लिया है। हालांकि इंटरिम में है, अभी कुछ महीने, जो 2 महीने का समय है उसमें देखा जाएगा कि किस तरह से चीजें रहेंगी। लेकिन सर, अभी तो फॉर्मली साइन नहीं हुआ है, उसके पहले ही इसराइल ने जो अपनी नाराजगी है उसका इजहार कर दिया है। और वो कह रहे हैं कि ये एक बड़ी हार के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें $300 बिलियन के वो उसकी भी बात हो रही है, री डेवलपमेंट की भी हो रही है, और बहुत सारी चीजें। कैसे आप सर इसको देख रहे हैं, जो पूरा ये शांति समझौता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्लियरली ये नजर भी आ रहा है कि इस पूरे उसमें ईरान हालांकि एक छोटा देश है अमेरिका के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी एक विनर के तौर पर उभर कर आ रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि ये समझौता होना ही बहुत बड़ी बात है, युद्ध का रुकना। और दूसरी बात ये कि ये बेसिक समझौता जो हुआ है ये सीमित है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए। उसमें तय हुआ है कि अमेरिका ने जो ब्लॉकेट कर रखा था, डबल ब्लॉकेट था ना। एक तरफ तो अमेरिका ने ब्लॉकेट किया इनके जी, नेवल अपना वो लगाया। ईरानी पोर्ट्स एंड शिप्स को नहीं जाने देंगे। इन्हीं ने पूरी तरीके से उसको बंद ही कर दिया। पहले भी किया था, फिर बाद में भी ये हुआ कि नहीं। पहले ये कहते थे कि हम औरों के जाने देंगे, 20, 25, 30 शिप्स रोज जा रहे थे, नंबर बढ़ रहा था। लेकिन जब अमेरिकन ने बंद कर दिया तो इन्हीं ने भी उसको बंद कर दिया। अब ये है कि 16 तारीख को जब एग्रीमेंट होगा, 19 को जब ये एग्रीमेंट साइन होगा, अमेरिकन का कहना ये है, और ईरान भी इस पर काफी हद तक राजी, कि फौरन खोल दिया जाएगा। अब उसके बाद उसके अंदर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, बातचीत होगी। ईरान का कहना यह है कि जो भी शिप वो ईरानियन वाटर के अंदर है, ईरानी और ओमानी, और वो इससे तोल लेंगे जितने भी शिप्स वहां पे, कमर्शियल शिप्स वहां से पास होंगे। अब अमेरिका किस तरीके से इसको देखता है ये बाद में पता चलेगा। ये एक फॉर्मल एग्रीमेंट वहां पे साइनिंग सेरेमनी है, और उसके फौरन बाद जो है, साइन होने के बाद पहली बातचीत का दौर शुरू हो जाएगा वहीं स्विट्जरलैंड में ही। फिर उसके बाद ये तय होगा जो दूसरे इशू हैं, जैसे कि उन इश्यूज पे भी ज्यादातर सहमति हो चुकी है, जैसे कि न्यूक्लियर इशू है, प्रॉक्सीज का मामला है, यानी जो ईरान के मिलिटेंट सहयोगी दल हैं, हूती, हिजबुल्लाह, हमास, इराकी मलेशिया, सीरियन मलेशिया, और भी जो कोई, ये सब के साथ ईरान अब के क्या रिश्ते होंगे। और फिर उसके अलावा ये भी है कि जो सिक्योरिटी का मसला है रीजन के क्षेत्र का, उसके ऊपर भी होगा। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हुई है कि इस युद्ध के बाद ईरान एक बहुत शक्तिशाली देश के रूप में इमर्ज हो गया है, और न केवल उस क्षेत्र का बल्कि इस्लामिक वर्ल्ड का एक लीडर भी जिसको अधिकतर लोग मानने लगे हैं। दूसरी चीज ये है कि इस युद्ध से, और इससे पहले जो हुआ था वहां पे गाजा में, जो अभी भी चल रहा है,
इसने बहुत बड़ा परिवर्तन क्षेत्र में लेके आ रहा है। अरब नेशनलिज्म जाग गई है, इस्लामिक मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्हीं ने तो पूरे समय अपनी चुप्पी साध रखी थी, किसी ने भी खुल के गाजा में साथ नहीं दिया। ईरान तो खैर बहुत दूर की बात है। ये सारी चीजें हुई हैं। और दूसरी बात ये कि ईरान बार बार एक चीज देखिए, 2 लेवल पे बातचीत हो रही है। एक तो अरबों के साथ उसकी, यानी जो उसके आसपास है देश हैं, खाड़ी के देश, पर्शियन गल्फ रीजन में अरब देश, उनसे बातचीत हो रही है, ये एक अलग ट्रैक है। दूसरा उसका अमेरिका के साथ बातचीत जो है, जिसके अंदर उसकी बातचीत होगी कि सैंक्शंस हटाए जाएं, उनको जो उनका असेट्स हैं फ्रोजन जो इन्होंने सीज कर लिए हैं, इनकी पैसा वहाँ जो फंसा हुआ है अरब ईरान का अमेरिकन बैंक्स में और दूसरी जगहों पे, उसको रिलीज किया जाए, उनको चाहिए फौरन मिले। कुछ हुआ है संधि इस तरह से, 24 बिलियन में से 12 बिलियन, 12.5 बिलियन कुछ मीडिया का कहना ये है कि इनको फौरन मिल जाएगा साइनिंग के साथ। फिर उसके अलावा इनका जो है इनका ये भी कहना है कि भाई ये युद्ध तो इलीगल था, 2 बार आपने अटैक किया, बहुत डेथ एंड डिस्ट्रक्शन हुआ ईरान के अंदर, तो उसको बनाने के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए उनका कहना ये है कि $270 से ज्यादा का नुकसान हुआ है, तो दोबारा से बनाने में इतने लगेंगे। उसकी भी डिमांड है। अरबों से भी वो पैसा लेंगे। अरबों से ये है कि क्योंकि उनकी जमीन से ये युद्ध हुआ था, उन्हीं के अमेरिकन बेसिस थे या उनके बेसिस का भी इस्तेमाल हुआ है, खासतौर से सऊदी अरेबिया में जो आई थिंक कौन सा है, प्रिंस सुल्तान एयर बेस, काफी बेस जहाँ पे ईरान ने अटैक भी किया था, इनके अमेरिकन कई प्लेन भी वहाँ पे क्षतिग्रस्त हो गए थे। तो इस तरीके से ये इश्यूज आएंगे। फिर ये होता है कि उसके अंदर ये भी होगा, इनके बहुत से इशू, लेबनान इनका बहुत फोकस है खास तौर से। और ये जो इतना डिले हुआ कई दिन का साइन करने में, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी, इनकी बेसिक एक डिमांड ये भी थी कि लेबनान में भी सीज फायर होना चाहिए और अल्टीमेटली इजराइल को वहां से विड्रॉ करना पड़ेगा। ईरान का कहना यह है कि ये पूरे क्षेत्र में पीस की बात होनी चाहिए, दैट इंक्लूड लेबनान, फिलिस्तीन, सीरिया, हर जगह अमन शांति आनी चाहिए। यमन, जहाँ जहाँ समस्याएं हैं युद्ध को लेके हुई हैं या है, उनको समाधान मिलना चाहिए। अब ये है कि दूसरी तरफ ये भी हुआ है इस युद्ध से अमेरिकन की जो एक छवि थी उसको बहुत बड़ा सेटबैक पहुंचा है, खासतौर से अरब देशों में। एक तो ये कि वो इजराइल और अमेरिका मिलके ईरान को हरा नहीं पाए, उनके एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूरे हुए। अब वो चाहते हैं कि बातचीत के माध्यम से अपने जो इनके गोल्स थे, मौक़िफ़ थे, उनको बाद से पूरा करें। ये तो संभव नहीं हो पाएगा, ईरान आई थिंक नहीं होने देगा ऐसा। फिर ये है कि अरब देश भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है इनको लेके। उसके कारण ये है कि अरबों के ऊपर जब अटैक हो रहे थे ईरान के, तो अमेरिकन्स ने एक भी उनको बचाने की कोशिश नहीं की, जबकि उनका एग्रीमेंट था ऑयल फॉर सिक्योरिटी उन्हीं को दे रखी थी। अमेरिका उनकी एक्सटर्नल सिक्योरिटी, वो सभी ये खाड़ी के देश अरब अमेरिकन प्रोटेक्शन के अंदर है। अमेरिका इनका प्रोटेक्टर कहा जाता है, अमेरिका खुद कहते हैं कि तो वो है इनकी। अब वो अरब भी ये सोचने लगे कि भाई अमेरिका पे पूरी तरह से निर्भर नहीं किया जा सकता अपनी सिक्योरिटी के लिए। वो भी दूसरी तरफ देख रहे हैं, रशिया, चाइना यानी इंडिया, इन सब देशों में उनका रुझान बढ़ रहा है। पाकिस्तान से ऑलरेडी उन्हीं ने किया है। ईरान कुछ और बात कर रहा है उनसे। ईरान कह रहा है कि भाई आप सिक्योरिटी को सबलेट यानी किराए पे मत दो, बल्कि सभी देश मिलके, ईरान समेत जितने भी देश हैं खाड़ी के तेल प्रोड्यूसर, सब मिलके इसकी सिक्योरिटी करेंगे और अमेरिकन ट्रूप्स यहाँ से जाना चाहिए। ये तो अरब ट्रैक पे बात हो रही है। अब अमेरिकन ट्रैक पे ये
संधि के बाद बातचीत शुरू होगी। अमेरिका का कहना ये है कि भाई न्यूक्लियर प्रोग्राम वाइंड अप आप कीजिए। ईरान का कहना ये है कि हम 3.5, 3.7, 5% इनरिचमेंट जो है वो हमसे कम हम करते रहेंगे। ये हमारा राइट है। हमने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे हस्ताक्षर किए, यानी कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ ये भी है कि उनका कहना ये कि IAEA की तरफ से ये राइट हमको मिला, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की तरफ से। तो वो ये कहते हैं कि हम इसको नहीं देंगे। हमारा ये 5% से कम का जो है इनरिचमेंट, वो ऊर्जा के क्षेत्र में यूज होगी, ये एनर्जी बनाने में। और दूसरी तरफ ये कि हेल्थ में इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये सब जितने प्रोग्राम हैं, रेडिएशन, कैंसर से जुड़े हुए या और दूसरे आइसोटोप वगैरह, ये सब जो बनते हैं, तो ये तो हम बनाएंगे। इनका कहना ये, वो कहते हैं कि नहीं जीरो। अब इसके ऊपर कंप्रोमाइज की भी बात हो रही है। बहुत से लोग वो ये कहते हैं कि हमारे पास एक प्रपोजल ये भी है कि 60% उनके पास इनरिच यूरेनियम है, इसको डाइल्यूट कर लें 3.5 या 3.758 इस तरह से, और उसका इस्तेमाल करें। दूसरा ये भी प्रपोजल है कि आप इसको रशिया या अमेरिका के हैंड ओवर कर दें और वहाँ न रखें। तो अलग अलग हैं। ईरान तो कह रहे हैं कि हम किसी को नहीं देंगे, हाँ डाइल्यूट करने पे वो राजी नजर आते हैं। अब ये बातचीत का दौर चलेगा। और ये भी एक प्रपोजल है कि भाई आपके पास इतना इनरिच यूरेनियम है, उसको डाइल्यूट करके आप अपना पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाइए, और हम जो है इसको बाद में 5 साल तक इनरिच नहीं करेंगे, हमारे पास काफ़ी है। इस तरह के प्रपोजल्स हैं, बहुत से देशों ने दिए। अब देखना यह है कि किस तरह से बातचीत में क्या निकल के आता है। कहना देखिए, दूसरी बात यह है कि अमेरिका और इजराइल दोनों की ये अब हैसियत नहीं है कि दोबारा से ईरान से कोई बड़ी जंग लड़ सके। दोनों की इकोनॉमी पे भी असर पड़ रहा है। अमेरिका की भी तेल की कीमत बढ़ जाने से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके बड़ी प्रॉब्लम आ गई, पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे असर पड़ा है, और ये बहुत इररिस्पॉन्सिबल तरीके से युद्ध हुआ। एक सॉवरेन स्टेट के ऊपर आपने 2 बार अटैक किया, तो वो तो यूनाइटेड नेशंस में भी जाएंगे, और फिर उसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जाएंगे। जहाँ जहाँ ये रीजनल बॉडीज हैं, सब जगह ये मसले बहुत आगे तक जाएंगे। और अब मेरा ख्याल है अमेरिका आइंदा सोचेगा भी नहीं युद्ध में जाने की किसी भी देश के साथ नियर फ्यूचर में। तो अमेरिका की ऐसे ही प्रेस्टीज, उसकी जो इन्फ्लुएंस हर चीज में डिक्लाइन हो गया। इतनी बड़ी 2 न्यूक्लियर पावर ईरान और अमेरिका, इजराइल और अमेरिका ईरान को हराने में असमर्थ रहे। और रिजीम चेंज की बात की थी कि नहीं करेंगे। हम इजराइल कह रहा था कि हम ईरान को डिसमेंटल कर देंगे, तोड़ देंगे, खत्म कर देंगे हमेशा के लिए। ये सब बड़ी बड़ी बातें, और उसके बाद नतीजा ये निकला। तो ये एक बहुत अच्छा वो आया है चांस पीस का, अमन शांति होगी बातचीत से। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बहुत पहले कहा था रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कि युद्ध का काल समाप्त हो गया, युद्ध के माध्यम से आप मसले हल नहीं कर सकते। अब सख्त बदल गया, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। अब ये है कि जो इस तरीके से पहले डोमिनेशन था बड़ी पावर्स का, वो अब नहीं रहा। ग्लोबल साउथ में भी बहुत से डेवलपिंग नेशन हैं जो काफी डेवलप हो चुके हैं, जिसमें इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, ब्राजील है। फिर उसके अलावा आप देख लीजिए साउथ कोरिया, जापान, अफ्रीका में और भी देश हैं, लैटिन अमेरिका में भी कई हैं जो ब्रिक्स की बात कर रहे हैं। रशिया, चाइना भी उसको ज्वाइन कर रहा है। तो इस तरह से वो एक अल्टरनेटिव सिस्टम भी इमर्ज हो रहा है, मल्टीपोलर वर्ल्ड भी बन रहा है। अब मेरा ख्याल है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड के बनने में को भी ये इनके लिए रोकना मुश्किल होगा। दूसरी बड़ी समस्या इनके सामने ये भी आ सकती है
अगर ईरान का इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो और लोकल कंट्री देश जो है वहाँ पे खाड़ी के, वो भी चाहते हैं कि लोकल करेंसी में ट्रेड हो उनका। अगर लोकल करेंसी में ट्रेड होता है तो उनकी करेंसी भी स्ट्रेंथन होती है। और अगर डॉलर में जैसे चल रहा है तेल का कारोबार सारी दुनिया का, अगर पेट्रो डॉलर यानी पेट्रोल का ट्रेड बंद हो जाता है या कम हो जाता है तो डॉलर की जो हैसियत है इस पे असर पड़ जाता है एज ए इंटरनेशनल करेंसी, ये काफी वीक हो जाएगी। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। इन्हीं ने तो सोचा था 6 से 8 दिन के अंदर युद्ध होगा और सब खत्म हो जाएगा, प्रो अमेरिकन रिजीम बन जाएगी, और फिर रिजीम चेंज हो गया तो उसकी मदद से ये सेंट्रल एशिया में रशियन इन्फ्लुएंस को खत्म कर देंगे, कॉकेशस के रीजन में चले जाएंगे, और ये जितने हमस, हूती, हिजबुल्लाह, ये सब मिलिटेंट ग्रुप हैं जिनको ये कहते हैं ईरान की प्रॉक्सी, वो खत्म हो जाएगी। अरे ये सब कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए कि ये प्रॉक्सीज जिसको ये कहते हैं, ये कुछ तो ईरान से भी के रेवोल्यूशन से पुराने हैं। हूती मूवमेंट आज का नहीं है, बहुत 60s का, अर्ली 60s का, जब इजिप्ट ने अटैक किया था वहाँ पे। और पहले वहाँ पे वो होती थी, उनकी 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 रियासत थी वहाँ पे, इमामत जिसे कहते थे, वो थी हूतियों की, वो खत्म हुई। तब से ये बार बार लड़ते रहते हैं, बार बार इनके लीडर खत्म हो जाते हैं, फिर कुछ समय के बाद एक नया लीडर लेके आ जाते हैं, फिर लड़ाई लड़ते हैं। अब ये काफी संगठित हो गए हैं, ईरान ने इनकी मदद कर दी, इनको टेक्नोलॉजी भी मिल गई है और सेल्फ सफिशिएंट है, बनाते भी हैं अपने और उसको इम्प्रूव भी कर रहे हैं। इसी तरह हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह से पहले जो थी अमल मूवमेंट लड़ रहा था वहाँ पे, जब वो नहीं हार पाया तो एक नया मोर रेडिकल हिजबुल्लाह ग्रुप खड़ा हो गया, उसने लेबनान से खाली कराया इजराइल। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक आपका ऑक्यूपेशन है, रेसिस्टेंस चलता रहेगा, चाहे ईरान उनकी मदद करे या ना करे। ये लोग पहले भी लड़ रहे थे और ईरान का कमिटमेंट है कि वो इनको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इन लोगों ने खुल के हमस का भी साथ दिया है, ईरान का साथ दिया। तो ये सारे इश्यूज हैं दुनिया के सामने और इनकी बातचीत है, और अमेरिका की मजबूरी ये है कि जितनी जल्दी हो सके ये युद्ध बंद हो। इसी के जो इनका असली एजेंडा था, मागा मूवमेंट, जिसके थ्रू ये जीत के आए हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो तो हो नहीं पाया। ग्रेट भी नहीं बना, बल्कि और बड़ी मुसीबत में आ गया, उसकी इन्फ्लुएंस और घट गया ग्लोबली। और उनकी जो पॉलिसी थी कि टैरिफ लगा देंगे तो मैन्युफैक्चरिंग वापस आ जाएगी, और अगर ये जो है इलीगल इमिग्रेंट्स को हम निकाल देंगे, 11 मिलियन ही कितने हैं, तो लोकल लोगों को जॉब मिल जाएगी, फॉरेनर को हटा देंगे। अरे ऐसे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हो पाया वहां भी, और बड़ी समस्या खड़ी हो गई उनके यहाँ। खैर ये एक अलग डिबेट है। बहरहाल अब ये है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के सामने जो है नवंबर का इलेक्शन है, पार्टी का जोर है उनके ऊपर कि आप जल्दी से ख़त्म कीजिए इस युद्ध को और लोकल इश्यूज के ऊपर आप कंसंट्रेट कीजिए, अमेरिका को ग्रेट बनाइए। इस तरह की बातें वो लोग कर रहे हैं। कितनी कामयाबी मिलेगी ये तो खैर समय बताएगा, लेकिन ये कि इस युद्ध ने अमेरिका को और इजराइल दोनों को बहुत अच्छा, इजराइल के लिए ये हुआ कि उसकी जो मिलिट्री सुपीरियरिटी है वो भी खत्म हो गई। अब ईरान ने ये कह दिया, और ये भी साबित हो गया कि इजराइल इनविजिबल नहीं है, इसको हराया भी जा सकता है। जी, लेकिन एक जो छोटा सा सवाल है, पाकिस्तान इस पूरे समझौते को लेकर जो क्रेडिट है उसके लिए बड़ा परेशान है। पाकिस्तान कहता है कि भाई कतर ने हमारा क्रेडिट चुरा लिया, हमने सारा काम किया, अब कतर को क्रेडिट मिल रहा है। देखिए, ईरान कभी भी पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, उसके कई कारण हैं। एक तो ईरान ने के जो डिसिडेंट ग्रुप्स हैं, खासतौर से उधर बलोच सिस्तान रीजन में, उन सबको ये बराबर सपोर्ट करते रहे। आए दिन वहाँ पे बॉम्बिंग हुई है, वो सबका हेडक्वार्टर पाकिस्तान है, वहीं से इनको ट्रेनिंग मिली है। फिर दूसरी बात ये कि सिपाही साहबा, लश्कर झांगवी, लश्कर ये सब जो लश्कर बना रखे हैं, कुछ ईरान के खिलाफ हैं, कुछ वहाँ लोकल शिया मदरसों पे, इमामबाड़ों पे, और या उन ज़ायरीन पर जो ईरान जाते हैं बाई रोड, उनको रोक के
उतार के बसों से मारना, यानी कई 100 तो प्रोफेशनल्स को इन लोगों ने इंडिविजुअल जा जाके गोली मारी है, जो शिया समुदाय से जिनके, तो वो तो ट्रस्ट है नहीं। और दूसरे बात ये भी है कि इनको ये आता भी नहीं, कभी इन लोगों ने ये पीस मेकिंग वाला काम किया नहीं, इसकी एक्सपर्टाइज भी नहीं है। इन्हीं ने एक ही चीज में एक्सपर्टाइज की थी जी, वो थी आतंकवाद को बढ़ाने में। उसमें तो इनके पास बहुत एक्सपर्टाइज है और बहुत इनका तजुर्बा भी है। तो जब ये नहीं कर पा रहे थे तो कतर को अमेरिकन ने इन्वॉल्व किया कि भाई आप जाओ बात करो। तो कई घंटे 14 घंटे उनकी बातचीत हुई, अलग अलग प्रपोजल थे, आना जाना, प्रपोजल ले जाना, अमेरिका पहुंचाना, बातचीत करके उन्हीं ने ये फाइनल कर दिया एग्रीमेंट को। तो अब बिला वजह वो कतर को कहें या किसी भी देश को ये कह सकते हैं, लेकिन ये कर ही नहीं पा रहे थे। ये एक मैसेंजर का काम तो इन्हीं ने किया था थ्रू आउट। जब फाइनल मामला आया जिसमें इनको खुद इनकी एक्सपर्टाइज की जरूरत थी, तो वहां पे ये फेल हो गए। मैसेंजर इन द सेंस जब तक ये था कि ये प्रपोजल्स अमेरिका के जो आते थे वो लिफाफा लाके इनको दे देना, ईरानियों को, ईरान जो उसका जवाब देता था उसको अमेरिका पहुंचा। लेकिन जो बीच में जो गैप था उसको पूरा करने के लिए डायरेक्ट मीडिएटर की जरूरत थी, वो वहां पे ये फेल हो गए। जी, तो कतर आ गया। सर एक सवाल मैं आपसे और जानना चाहती हूँ, वो ये कि अब जबकि शांति समझौता हो रहा है तो कहीं ना कहीं इजराइल नाखुश है, तो क्या ये टिक पाएगा समझौता, और साथ ही साथ भारत को इससे कितना फायदा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत पे भी इसका असर आ रहा था। भाई तेल की कीमत तो बढ़ ही रही थी, 110 115 तक पहुंचा, 118 पहुंचा। अगर 118 है तो समझ लो $15 और जोड़ो उसमें, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, रिफाइनिंग चार्ज, फिर उसके अलावा इंश्योरेंस चार्जेस, सब बड़ा महंगा, बड़ा ह्यूज इंश्योरेंस होता है उसका। फिर यू नो और दूसरे सैलरी जो एक्सपेंडिचर आते हैं, सैलरीज और क्या रिफाइनरीज के अंदर हजारों लोग काम करते हैं। तो आप जोड़ लीजिए कितना हो जाता है तेल का दाम। हम सस्ता तेल खरीद रहे थे रशिया से, वो भी प्रॉब्लम में आ गया सैंक्शंस की वजह से, जबकि इंडियन जो है वो यूनिलैटरल सैंक्शंस को नहीं मानते, यानी जब तक सैंक्शन जो यूनाइटेड नेशन से पास होता है उसी। लेकिन ये था कि क्योंकि अमेरिकन ने सेकेंडरी सैंक्शन भी लगा लिए थे कि जो इनसे डील करेगा उसको भी, तो सारी कंपनीज कोई जाने पे नहीं राजी थी। ईरान सबका ट्रेड जो था वो अमेरिका से है, तो इस वजह अब ये है कि अगर ये खुलता है तेल के दाम कम होंगे। देखिए पहले जैसे तेल के दाम जल्दी से नहीं आएंगे कम, इसलिए कि बहुत से ऑयल इंस्टॉलेशन को भी तो क्षति पहुंची इस वार में, ईरान के भी, और ईरान ने यूएई और सऊदी अरबिया और दूसरी जगह, कतर में उनका गैस प्लांट्स वगैरह पे, जिसमें काफी समय लगेगा उसको रिपेयर करने में और दोबारा से तेल या गैस एलएनजी बनाने में, फिर उसको एक्सपोर्ट करने में। लेकिन ये है कि तेल की कीमत 80 के बीच में और जल्दी ही आ जाएगी, और आ चुकी है, बहुत सी जगह नजर भी आ रहा है, तो काफी बड़ी राहत हो जाएगी। और दूसरी बात ये भी है कि हमारी एग्रीकल्चर को भी असर पड़ रहा था, इसलिए देखिए तेल जो है महज ऑटोमोबाइल यानी गाड़ी और पेट्रोल इंजन चलाने के काम में नहीं आता, इसके बाई प्रोडक्ट कितने हैं। ये जितना फर्टिलाइजर है, जितनी दवाएं हैं, ज्यादातर सब इसी से बनती हैं। फिर उसके अलावा हम लोग जो कपड़े पहनते हैं, कपड़े में जितना टेरीन है वो यही है, इसी से बनता है। जूते, चप्पल, रबर, अब रबर तो कोई यूज करता नहीं, अब तो सब यही होती है। प्लास्टिक का सामान, हर चीज में देखिए आपको पेट्रोल का बाई प्रोडक्ट मिलेगा। कार के अंदर कितना मटेरियल होता है, घरों के अंदर कितनी चीजें होती हैं, तो वो जो है एक्चुअल पैसा तो उससे बनता है। आपने क्रूड ऑयल ये लोग बेचते हैं, उसको फिर जो दूसरी इंडिया जैसे या अमेरिका, यूरोप उसकी बाई प्रोडक्ट बनाते हैं, बाई प्रोडक्ट से बहुत पैसा बनता है। तो वो सब ठप पड़ा हुआ था, जितना कि इतना ही तेल आ जाए कि जिससे ऊर्जा और
फिर LNG वगैरह इतनी रहे, सब शॉर्ट सप्लाई ना हो, इंडिया किसी सूरत से मैनेज करता रहा। अब ये है कि खुलने के बाद भारत के जितने वहाँ पे शिप्स हैं वो सब बहुत जल्दी, पहले वही आ रहे हैं, आ जाएंगे, फ्राइडे से आना शुरू हो जाएंगे, कुछ पहले भी हो सकता है आ जाए। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि दूसरी बात ये कि युद्ध फैल रहा था, अगर और ज्यादा फैलता तो 1 करोड़ इंडियन वहाँ काम करता है अरब वर्ल्ड में, उसकी वापसी। और ये जो आदमी वहाँ पे काम करते हैं वो लगभग हर साल 30, 40, 45, 50 बिलियन डॉलर आता है फॉरेन रिमिटेंसेस के शक्ल में। जो काम करते हैं वो पैसा भेजते हैं वो। फिर उसके अलावा ये हमारा बायलैटरल ट्रेड है, 2 पक्षीय ट्रेड है, इनके साथ लगभग 100 बिलियन डॉलर का और ज्यादा का बढ़ रहा है लगातार। फिर उसके बाद एक बहुत से इश्यूज हैं जिससे जुड़े। हमारा 85% तेल की सप्लाई इसी क्षेत्र से आती है। बताइए, बगैर उस सप्लाई के डिस्टर्ब हो जाने से कितना बड़ा लॉस है। तो अब ये खुलेगा धीरे धीरे, भारत भी मदद करेगा इनको रिपेयर करने में जहाँ टूटी है, या और भी बहुत से देश हैं मिलके। और फिर उसके बाद दूसरी बात ये कि विकल्प भी भारत सोच रहा है कि क्या किया जाए। तेल का विकल्प मुझे नहीं लगता कि जल्दी 10 साल 15 साल में आ पाएगा। जितनी भी चीजें आ रही हैं वो उसको रिप्लेस नहीं कर सकती। वो एडिशनल है, बहुत अच्छी है, होना भी चाहिए, और भी आ जाए, जितना आ जाए उतना अच्छा है। प्रदूषण पे भी उसका अच्छा असर पड़ेगा। लेकिन ये कि उसमें लगेगा समय। मैं समझता हूँ, मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि ओमान का जो एक प्रपोजल है समुद्र के नीचे से पाइपलाइन लाने का, तो इसके अंदर सभी जुड़ सकते हैं। सऊदी अरेबिया भी जुड़ जाएगा, UAE भी जुड़ सकता है, कतर भी जुड़ सकता है। ईरान ने कहा है कि ईरान को भी जोड़ा जाएगा, और उसी से आपको उससे लाना पड़ेगा। और ये जो पाइपलाइन बने उसको सभी पैसा उसका शेयर करें, सभी देशों को फायदा होगा, तो वो सब उसका करें। कोई भी बड़ी कंसोर्टियम या बड़ा बैंक उसको इंटरनेशनल फॉरेन लोन भी दे देगा। इंडिया एक बड़ा हब बन जाएगा, यहाँ से भी साउथ कोरिया, जापान और दूसरे मुल्कों का तेल भी यहाँ से चला जाएगा शिप के माध्यम से, डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। बहुत से प्रपोजल्स हैं, देखिए क्या होता है आने वाले समय में, उनको एक एक करके दिया जाएगा। बिल्कुल। और बड़ी राहत है शांति समझौता ईरान और अमेरिका के बीच में। फिलहाल इजराइल इससे नाखुश है, लेकिन इंटरव्यू में सही, लेकिन बहुत बड़ी राहत ग्लोबल इकोनॉमी के लिए है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से काफी शॉक ग्लोबल इकोनॉमी को मिला और भारत तक पर इसका असर पड़ा था। तो एक बड़े राहत की तौर पर इसको देखा जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये समझौता रहे, शांति स्थापित हो और पूरी तरह से हम इस पर पूर्णतः विराम लगते देखें। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद सर।